Hello everyone, this side Rohan Sachar from Edufy Institute. Today we are going to review the paper of business studies, and right now I am having the set number 2 of today's paper. So most of the students who have given the examination today, they are still not feeling confident that they have chosen the right answers in their question paper. So हम लोग आज रिव्यू करते हैं इसको एंड क्या इसके करेक्ट आंसर्स हैं उन लोग उसको डिस्कस करते हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है दैट इज़ 1 to 20 क्वेश्चन जो है वो MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मार्केटिंग फंक्शन विच इंक्लूड्स प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, promotion of the product, etc., and specifies the action programs to achieve these objectives. सबसे पहले अगर हम लाइन देखें तो कह रही है द मार्केटिंग फंक्शन विच इंक्लूड्स प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल. हमने देखा है एक टॉपिक पढ़ा है मार्केटिंग प्लानिंग का. मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर ये बताया जाता है कि आप फ्यूचर में क्या क्या करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अपना फ्यूचर में सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपना कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं, तो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो इसका जो आंसर होना चाहिए करेक्ट वो है मार्केटिंग प्लानिंग. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं मैच द फॉलोइंग मार्केटिंग फिलोसफीज. ये आपका मार्केटिंग चैप्टर का ही क्वेश्चन अगेन फिर से आ गया है और इस टॉपिक का नाम था कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, या इसको हम बोल रहे हैं फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग. तो आपको बुक के अंदर टोटल 5 फिलोसफीज़ दे रखी थी, उसके अंदर से ये क्वेश्चन बनाया गया है. तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमेशा कहता है कि ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस. हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करो, फोकस करो. तो इसका जो पी है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉलम नंबर 2 में ऑप्शन होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दैट इज़ second one, that is it emphasize on the quality, performance and features of product and thus profit maximization through the प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा. क्यू जो आपका कॉलम नंबर 1 में है वो कह रहा था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता था कि आप अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना तो है हमें कंपनी में, बट हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, इतना बल्क प्रोडक्शन करेंगे कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या यहाँ पर? तो हमें देखना पड़ेगा. एंड जो मुझे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है वो एग्जैक्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर पा रहा है. तो क्यू का जो है वो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए. अब नीचे हम ऑप्शंस में आ जाते हैं. A B C D जो नीचे दे रखे हैं उसमें मेरे को P और Q वाला जो ऑप्शन है वो मेरा सेट हो गया है, ऑप्शन नंबर ए में हो गया है. अब हम लोग देखते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है क्या. तो सेलिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है आर वाला. इसका सेलिंग कॉन्सेप्ट हमेशा बोलता है कि आप परसुएट करो अपने कस्टमर को, एग्रेसिव स्टंट्स करो जिससे कि आपका हुक एंड क्रुक मेथड से प्रोडक्ट जो है वो बिक जाए. तो यहाँ पर हम लोग को का ऐसा ऑप्शन जो है वो दिख रहा है फर्स्ट में. तो इट एम्फसाइज ऑन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय अडॉप्टिंग एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स. तो आर का जो है वो फर्स्ट होना चाहिए और ऐसा ऑप्शन जो मेरा बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ पी का सेकंड, क्यू का थर्ड, आर का फर्स्ट एंड एस का फोर्थ. देन कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा है द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड इन अ क्लासरूम and employees use the same materials, comma, files, equipments that are required to be used by them in their day-to-day working. So ऐसी कौन सी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी जिसके अंदर हम लोग पूरा एक डमी क्रिएट करते हैं और डमी क्रिएट करने के बाद में हम वहाँ पर वर्क करते हैं. एक आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था बुक के अंदर. जो सेम वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करती है वो होता है वेजिटेबल ट्रेनिंग. स्पेशली कहा गया था कि जो ऐसी मशीन्स होती हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं, तो कभी भी वर्कर्स को डायरेक्टली वहाँ पर ट्रेन नहीं किया जाता. उसके लिए पूरा एक डमी मॉडल क्रिएट किया जाता है और वहाँ पर उनकी पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके बाद उनको फिर जो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर उनको इंटरेक्ट करवाया जाता है. सो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो थर्ड का ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज़ वेजिटेबल ट्रेनिंग. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑब्जेक्टिव
and guides the organization to keep it on the right track so that organization goals might be achieved. So अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा फंक्शन यहाँ पर लग रहा है जो प्रोग्रेस चेक करता है हमारे ऑब्जेक्टिव के। आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया था, अब वो ऑब्जेक्टिव की तरफ आप सही तरीके से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और फिर आपको कोशिश करता है कि अगर आप राइट ट्रैक पे नहीं हैं तो आपको गाइड करता है टाइम टू टाइम कि क्या करेक्टिव एक्शंस लें जिससे कि वो गोल फिर से अचीव हो जाए। तो कंट्रोलिंग में हमने कंट्रोलिंग के प्रोसेस में यही पढ़ा था हम लोगों ने कि हम बेंचमार्क सेट करेंगे, बेंचमार्क सेट करने के बाद में फिर चेक करेंगे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बेंचमार्क से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर नहीं होता था तो याद होगा आपको, हमने उसमें NCERT के अंदर ये चीज़ देखी है कि वो कहता था कि टेक करेक्टिव एक्शंस, अगर नहीं हो रहा है तो करेक्टिव एक्शंस लो। तो यहाँ पर प्लानिंग हो नहीं सकता, स्टाफिंग हो नहीं सकता और डायरेक्टिंग हो नहीं सकता। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। Come to the next question. Question number 5. Neeraj is the director of Tulip Public School having 2000 students. There are 2 headmasters, one for the senior classes and another for the junior classes. 50 teachers are under the supervision of senior headmaster and 60 teachers under the supervision of the junior headmasters. No teacher working under the supervision of the senior headmaster is happy and satisfied, which is affecting the result of the senior classes. On the other hand, the teachers working under the supervision of the junior headmasters are performing their duties willingly and achieving their objectives. All the teachers are happy and satisfied. The director, Neeraj, can feel how nicely the junior headmaster was managing his classes. So कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लग रहा है मैनेजमेंट का? देखिए, गोल ओरिएंटेड, गोल की तो कुछ बात हुई नहीं है पूरी केस के अंदर, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। और ना ही कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ना ही इस केस स्टडी में कुछ चेंजेस के बारे में बात बताई है, तो डायनामिक फंक्शन भी नहीं हो सकता। देन मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स, ये बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि इनटेंजिबल फोर्स में हमें बताया गया है कि जहाँ पर भी कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क अचीव भी कर रही है, तो ये जो जितने भी टास्क हम लोग अचीव कर पा रहे हैं और हैप्पीली और सेटिस्फाइड होकर हम लोग काम कर पा रहे हैं, तो मैनेजमेंट कभी भी दिखता नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो एक इनटेंजिबल फोर्स है, ठीक है। वो कभी आपको फील ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, कभी भी आपको दिखेगा नहीं कहीं पर भी कुछ होता हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर सब लोग खुश हैं, मैं डायरेक्टर भी खुश है जूनियर हेडमास्टर के काम से, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है इंटेंजिबल फोर्स होना चाहिए। कंटिन्यूस प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट वन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, adopting new technology for the greater good of the people and leads to the path towards the growth and development. सो मैनेजमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, ये मैनेजमेंट हेल्प करता है इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है इकोनॉमी के लिए, नई टेक्नोलॉजी पे लाने की बात करता है, लोगों का भला सोचने की बात करता है। तो ऐसा कौन सा आपका इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का जो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज़ द मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से भी हम सोसाइटी को रिलेट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी से भी हम सोसाइटी को रिलेट करके बता सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आएगी तो रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा एंड लोगों के बेटरमेंट के लिए वर्क हो रहा है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन बिलो। अब ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि एक इंस्टीट्यूट ऊपर बना हुआ है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है AM यूनिवर्सिटी। ये एक तरीके का कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक इंटरव्यू चल रहा है। ऑब्वियसली हमने जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पढ़े थे, वहाँ पर आपको याद होगा कि हमने जब पढ़ा था कि जब कोई भी कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज़ को हायरिंग के लिए कॉलेज में जाएगी या किसी यूनिवर्सिटी में जाएगी और वहाँ से जब वो रिक्रूटमेंट के थ्रू सोर्स करते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसका आंसर क्लियरली विजिबल है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कैंपस रिक्रूटमेंट। बाकी कोई ऑप्शन हो नहीं सकता इसके अंदर से। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 8,
the next step is in the process of selection after job offer is। ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको स्टेप्स याद होने चाहिए सिलेक्शन के प्रोसेस के, और सिलेक्शन का प्रोसेस अगर आपको क्लियर है तो इसका आंसर 1 मिनट में आपका आ जाएगा, एंड दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको याद होना चाहिए, जॉब ऑफर एक बार कंपनी आपको दे देती है, एंड आफ्टर दैट द कंपनी कॉल्स यू एट दी ऑर्गेनाइजेशन। आपको कंपनी वहाँ बुलाती है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ऑर्गेनाइजेशन में बुलाने के बाद में आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है एम्प्लॉयमेंट का, और जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है वो डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी। अगेन हम लोगों को इसमें याद रखने थे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स। तो हमने जितने भी फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स पढ़े हैं वहाँ पर कहीं पर भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की कोई बात नहीं हुई। आपको पता होना चाहिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाला जो पॉइंट है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उसका फैक्टर अफेक्टिंग था, ना कि फाइनेंसिंग डिसीजन का। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। Then question number 10th, a social process by which individual groups obtains what they need and want through creating offering and freely exchanging products and services of value with other is known as। सो सोशल प्रोसेस वाला ये जो डेफिनेशन है पूरा वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है, और इसका आंसर जो है मार्केटिंग इट इज़ अ सोशल प्रोसेस by which individual group obtains what they need and want through creating offerings and freely exchanging products and services of value with others। तो मार्केटिंग इसका करेक्ट आंसर है। मार्केटिंग मिक्स में कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे, बट मार्केटिंग मिक्स जो है वो 4 पीस मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है। वो 4 पीस के डिस्कशन जो है वो मार्केटिंग मिक्स में हम लोग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो इसका जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो हमको एक बार रीड करने होंगे। पहला ऑप्शन कहता है द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूड लेवाइंग फ़ी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। सो प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी जो है वो हमेशा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड होता है, ना कि किसी पे कोई फ़ीस और चार्जेस की हमारी बुक में कुछ बात बताई गई है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो रेगुलेटरी फंक्शन का आंसर होना चाहिए, जबकि इन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्टिव फंक्शन को जो है फीस से कनेक्ट करा है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया कि दैट इज़ इनकरेक्ट। बाकी के सारे ऑप्शंस को एक बार आप देखेंगे तो सारे तीनों ऑप्शन जो नीचे के हैं ये एग्जैक्टली सेम बुक टू बुक से उठाए हैं, वर्ड टू वर्ड बुक से लिए गए हैं। ठीक है, then question number 12th, the function of stock exchange which helps in creating a continuous market where securities are bought and sold is। तो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन बताना है इसके अंदर, और ये लाइन भी जो ली गई है ये एनसीईआरटी बुक से ली गई है, इन क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ठीक है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स का कोई रिलेशन नहीं है ऊपर वाली लाइन से, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है ऊपर वाली लाइन से, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहता है फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज अ बायर एंड सेलर। ऑब्वियसली कोई भी एक्सचेंज तभी हो सकता है जब बायर और सेलर वहाँ हो, बायर और सेलर के बिना एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इवन इफ द बायर एंड सेलर आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि बायर और सेलर एक दूसरे से कम्युनिकेट किए बिना जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर लें। ठीक है, सो किसी ना किसी वे में तो कम्युनिकेशन होगा ही उनके बीच में। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। इन question number 14, in planning generally managers have to follow predetermined plans and they are not in a position to change it। This statement highlights the following limitation of planning। so question number 14 जो है वो
प्लानिंग के लिमिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड ऐसी कौन सा प्लान था जो हम लोग पहले से क्रिएट कर लेते हैं और फिर कभी फ्यूचर में उसको चेंज नहीं कर पाते। तो प्लानिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो कंपनी ईयर के पहले प्लान बनाती है उसको फिर लास्ट मोमेंट पे चेंज करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब चेंज नहीं कर पाते तो क्या एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्लानिंग में है, वो है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि जब हम किसी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ नोएडा सेक्टर नंबर 15 decided to organize Diwali Mela on the eve of Diwali. They listed all the activities to be done, grouped them as per their nature, and assigned the activities duty to different people of their association. After completion of the Mela, they found that it was not a success. While analyzing the reason, the president of RWA found that mere allocation of work was not enough in the organization. He found that an important step in the organizing process was missing. Identify the step from the following. पूरे केस के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स को कवर किया है और हमें ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस का जो स्टेप है वो यहाँ पर मिस कर गए ये लोग, जिसके कारण प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जो दिवाली मेला है जिसके ऊपर बात करी जा रही है उसमें सारी एक्टिविटीज़ को इन लोगों ने लिस्ट किया है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन तो यहाँ पर एप्लीकेबल है। एंड इसके बाद में आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो लिस्ट बनाई गई है उसमें सारे काम को ढूंढ लिया गया है, ग्रुप भी कर दिया गया है। तो वर्क को ढूंढ लिया है तो डिवीजन ऑफ वर्क आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है, डिवीजन भी हो गया है, एंड देन सबको ग्रुप भी कर दिया है तो डिपार्टमेंटलाइजेशन भी हो गया है। और हर किसी को एसोसिएशन के जो पर्सन हैं उनके हर एक पर्सन को जो है अलग अलग ड्यूटी दे दी गई है, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी भी दे दिया गया है। बट एक ही चीज़ है जो मिसिंग दिख रही है, दैट इज स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर यहाँ पर ये लोग एक कोई ऐसा पर्सन रखते जिसको सुपीरियर बनाते और उसके नीचे कोई सबऑर्डिनेट होता और वो उसके अंडर काम कर रहा होता तो माइट भी ये भी कवर हो जाता, बट इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में कुछ बात नहीं करी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। Question number 16. Hitesh and Reena are entrepreneurs who stop. They notice that every year in the month of November and December, Delhi, the capital city of India, witness poor air quality and rise in pollution levels. They also observed that nowadays people are more concerned about the quality of life. Sensing the need, they were the first to bring into the market a new anti-pollution W98 mask, which was not only helpful in combating the pollution but also in increasing the life expectancy of people. Their venture saw a massive success as there was no competitor. इसमें हमें बताना है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हाईलाइटेड अबव। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा इम्पोर्टेंस यहाँ पर जो है वो एप्लीकेबल है। तो जो हितेश और रीना हैं इन लोगों ने बहुत पहले ही इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है और उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए मार्केट में एक नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज़ एंटी पॉल्यूशन W98 मास्क। यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। पहला ऑप्शन एक बार रीड करते हैं हम लोग। बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। कोई थ्रेट नहीं है, कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल के बारे में बात नहीं की गई है। सेकेंड, बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। कोई रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की बात नहीं हुई है पूरे केस में। बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का भी यहाँ पर जो है कुछ बात नहीं हुआ है। तो एक लास्ट ही ऑप्शन दिख रहा है जो उन्होंने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया है, that is business environment enables the firm to identify the business opportunity and getting the first mover advantage. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब यही होता है कि जब कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर प्रेजेंट ना हो एंड आप कुछ एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें और उसकी मोनोपोली रन करें बिजनेस की। क्वेश्चन नंबर 17th, plastic utensils are often used as a low cost convenient option for business or personal use.
These utensils are lightweight, easy to transport, and can be disposed of easily instead of cleaned and reused. But plastic utensils are harmful from health point of view and create various environmental issues. Full stop. Nowadays, health and fitness trend is becoming popular. People are looking for different alternatives and have started opting for paper made, steel or glass utensils, which has tremendously increased the demand of these products. The above para discuss an important dimension of business environment, which is यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है सोशल इन्वायरमेंट की। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की कुछ बात नहीं हुई है, ना इंटरेस्ट रेट की बात हुई, ना कुछ आरबीआई से रिलेटेड, ना कुछ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड बात हुई है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो नहीं सकता। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हुई है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई या कम मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं नई टेक्नोलॉजी के यूज़ होने से, तो वो भी कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की भी कुछ बात नहीं हो रही है, तो दैट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हो नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर इज सोशल इन्वायरमेंट। देन next question number 18. AN Stationery Limited is a manufacturing various items of stationery like pencils, erasers, gel pens, ball pens, etc. The production manager Ghansham is very particular about the efficiency of production, which he measures by counting the number of pieces produced and number of defective pieces in a batch. By doing this, he is performing an important function of management, which is the correct answer is controlling. क्यों कंट्रोलिंग इसका ऑप्शन है? क्योंकि आप देखेंगे अगर तो घनश्याम जो है वो बहुत पर्टिकुलर है अपनी इफ़िशेंसी को लेकर प्रोडक्शन की। दूसरी चीज़, जितने भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वो काउंटिंग करता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या माल उसका प्रोड्यूस हो रहा है वो पर्सन बार बार उसको चेक कर रहा है, उसमें से ये भी ढूंढ रहा है कि कितने डिफेक्टिव पीस हैं। इससे ये पता पड़ता है कि वो प्रोडक्शन के बीच में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं पर भी प्रोडक्शन जो है वो डिविएट ना हो, जो कंपनी ने पहले स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके अकॉर्डिंगली। तो डायरेक्टिंग यहाँ पर हो नहीं सकता, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग भी इसका आंसर हो नहीं सकता। देन हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ MCQ का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट सेल्स प्रमोशन? इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच आर डिज़ाइन टू इनकरेज दी बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। एकदम करेक्ट है ये ऑप्शन, क्योंकि सेल्स प्रमोशन जो है वो कहता ही यह है कि ये शॉर्ट टर्म में ही इम्पैक्ट करता है और सेल्स को अचानक से एकदम बूस्ट कर देता है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है, इट इंक्लूड्स ऑल प्रमोशनल एफर्ट्स अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो जो अगर हम प्रमोशन के कुछ टेक्निक्स देखें, 4 पार्ट्स देखें, तो प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन सब आता है। तो इन्होंने बोला कि अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन क्या सेल्स प्रमोशन भी है? तो हाँ, बिल्कुल सेल्स प्रमोशन उसका पार्ट है। इट इंक्लूड्स ओनली दोज एक्टिविटीज़ दैट आर यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अ फर्म। तो पहली बात तो कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कोई इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। सो ये ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट है। एंड लास्ट ऑप्शन को भी एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू सप्लीमेंट द अदर प्रमोशनल एफर्ट्स सच एज एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। yes, so it is supplementary to advertising and personal selling, क्योंकि जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो हमें कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोगों को सेल्स प्रमोशन का भी सहारा लेना पड़ता है टू सेल अर प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला भी। तो इनकरेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज, द यूज़ ऑफ डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस। The factor determining the choice of appropriate capital structure of a company highlighted in the above statement is dash. So the use of debt increases the financial risk of a business। क्या होता है कि अगर हम डेट बढ़ाएंगे तो फाइनेंशियल रिस्क किसी भी बिजनेस में बढ़ेगा, और यहाँ जो रिस्क बढ़ रहा है उसको हम किस ये जो हमारी लाइन है इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? तो ये हमारी लाइन है फैक्टर अफेक्टिंग की कैपिटल स्ट्रक्चर की, रिस्क कंसिड्रेशन से रिलेटेड है।
क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में हमें बताया गया है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा लोन ले लेती है तो उसमें फ्यूचर में वो उसके पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो और लोन नहीं ले पाती। DSCR जो है उसका एक फार्मूला हमें बताया गया था बुक के अंदर, जिसमें बताया गया था कि आप कंपनी के अंदर जितने भी डेट्स लेते हैं और आपकी जो अर्निंग होती है तो उसमें से आपकी अर्निंग में से कितना डेट आपने ले रखा है उसके बारे में DSCR आपको बताता है। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट रेट की बात की गई है कि जो आप डेट मार्केट से ले रहे हैं, मार्केट का डेट जो है वो अगर कॉस्टली होगा तो हम डेट प्रेफर नहीं करेंगे, हम इक्विटी प्रेफर करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्लोज़ करते हैं आज के लिए।